नमस्कार, हिंद किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज एक बार फिर से हिंद किसान में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। स्टबल बर्निंग, पराली से जुड़ा जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए जो केंद्र सरकार है एक अध्यादेश के जरिए उसने कानून बना दिया है जिसको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया 2020 कहा गया है। प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर भी हो गए हैं और ये कानून बन गया है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और खास तौर से हिंद किसान में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो किसान हैं विशुद्ध उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और इस मुद्दे पर एनालिसिस के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, प्रेसिडेंट स्वराज इंडिया के, और हमारे साथ हैं हरवीर जी, एडिटर इन चीफ हिंद किसान के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले योगेंद्र जी ये बताइए, इतने सारे जैसे कहते हैं ना तारीख के बाद तारीख और इसी तरह ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं इस देश में और किसानों को ध्यान में रखकर लगातार यही दावा किया जा रहा है कि ये किसान हितैषी हैं। अब ये जो ताज़ा ऑर्डिनेंस आया है ये क्या किसान को विशुद्ध रूप से किसान को ही जिम्मेवार मान रहा है? स्टबल बर्निंग से जो दिल्ली में आमतौर पे सर्दियों में जो स्मॉग होता है, प्रदूषण होता है, लोग परेशान रहते हैं, सीधे सीधे क्या हम उंगली उन पर कर सकते हैं कि ये किसानों की वजह से है? और जो सरकार मेरे ख्याल में कोरोना के इस समय में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हो गई है कि भाई लोग खांसे ना, लंग इन्फेक्शन ना हो और इस तरह की दिक्कतें ना हो ताकि कोरोना से जुड़ी जो और दिक्कतें वो ना बढ़ जाए। तो शायद ये एक्स्ट्रा कॉशियस होने का एक और तरीका सामने आया और सरकार इतना सख्त ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून लेकर आ गई है। अनिका जी, मुझे तो कई बार लगता है कि इस सरकार को किसानों से पंगा लेने का शौक है। बैठे ठाले जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बैठे ठाले पता नहीं कहाँ से आ गया। इसका प्रदूषण और इस मौसम से कोई संबंध नहीं है अनिका जी, क्योंकि आप जैसा जानते हैं ये कानून कहता है कि एक कमीशन बनेगा। भारत में कमीशन बनने में कितना समय लगता है? 4-5 महीने में तो अपॉइंटमेंट होगा, फिर इनके लिए दफ्तर ढूंढा जाएगा, फिर इनके लिए चपरासी आएंगे। ये 6 महीने से पहले ये कमीशन अपनी पहली मीटिंग शुरू नहीं कर सकता। तब तक ये पराली का मौसम, प्रदूषण का मौसम निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल से कोई प्रदूषण नियंत्रित होने वाला है इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये बैठे ठाले किसानों से इस तरह का पंगा लेने की क्या जरूरत सरकार को पड़ी थी, मैं नहीं समझता। शुरुआत में ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये कानून केवल और केवल पराली के बारे में नहीं है। ये कानून एनसीटी दिल्ली में और उसके नजदीक एनसीआर का जो पूरा एरिया है उसमें जितने भी तरह के वायु प्रदूषण है सबके बारे में है। ये कानून उद्योगों पे भी लागू होगा, जहां से निष्पादन होता है सब पे लागू होगा। तो ये कहना सही नहीं होगा कि केवल किसानों के बारे में है। लेकिन यहाँ हम इसे केवल किसानों की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि बाकी को देखने के लिए बाकी सब लोग हैं, उस पर चर्चा होगी। यहाँ मैं केवल किसानों की बात करना चाहता हूँ। पहले शुरुआत में मैं सिर्फ 3 प्रक्रिया की बात करना चाहता हूँ। अभी मैं कानून को देखना भी नहीं चाहता। 3 बात आप सोचिए। नंबर 1, क्या इसके बारे में कोई चर्चा हुई? कोई भी बड़ा कानून देश में पास होता है तो जिसे कहते हैं जो कंसर्न्ड लोग हैं उनसे बातचीत की जाती है। क्या किसी किसान संगठन से गंभीर बात हुई इसके बारे में? दूसरा सवाल, ये केंद्रीय कानून है जिसका सीधा सीधा असर कृषि पर होगा जो कि राज्यों का विषय है। क्या राज्य सरकारों से बात हुई? क्या देश के संघीय ढांचे में ये हो सकता है? क्योंकि इस कमीशन के पास सीधी पावर्स होंगी जिस पे हम बात करेंगे। वो कह सकेगा कि फला जगह पे आप फला फसल के बारे में ये कीजिए, नहीं कीजिए। ये तो संघीय ढांचे के खिलाफ है। क्या इसके बारे में बात हुई? और नंबर 3, ये भाई अध्यादेश की जरूरत क्या है? क्या हमने इस देश में तय कर लिया है कि संसद को कोई कानून पास नहीं करना, ये देश केवल अध्यादेश से चलेगा? देश है, अध्यादेश है, बस यही चलेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अध्यादेश होता है इमरजेंसी के लिए। जब आपको लगे कि संसद मिलेगी, अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन मुझे तो परसों तक ये काम करना है देश के हित में, इसलिए अध्यादेश होता है। कमीशन बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक कानून जो करते करते जैसा मैंने कहा 6 महीने लग जाएंगे, उसमें आपको अध्यादेश की क्या जरूरत है? क्यों नहीं ये संसद के सामने आ जाता? लेकिन मैं समझता हूं कि सत्ता का जो दंभ है वो सर पे चढ़ के बोलता है।
और कहीं सरकार को लग गया है कि नहीं, संसद के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज हो जब आपके मन में आए तब पास कर दो। और मुझे तो इससे भी बुरा लगता है, मुझे महसूस होता है कि दरअसल खेल एक दूसरा था। खेल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक कमेटी बना दी थी दिल्ली के पर्यावरण पे विचार करने के लिए। कमेटी के अध्यक्ष थे रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर, जो कि अपनी निष्पक्षता के लिए और अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं। और उस कमेटी से बचने का कोई पतली गली ढूंढी जा रही थी, और अफसोस की बात ये कि वो पतली गली इस स्वरूप में मिली इन लोगों को। जी हरवीर जी, आपसे अगर मैं पूछूं तो इस वक्त वो क्या डायर अर्जेंसी थी? आपको लगता है कि कोरोना के इस माहौल में सरकार को एक एकदम स्ट्रिक्ट एक कानून लाने की जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि पिछले इतने सालों से इस पर बातचीत हो रही है, तमाम तरह के विकल्प सुझाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स देने की बात हो रही है, मगर जब पराली प्रबंधन की बात में हमारा देश बुरी तरह से फेल हुआ है। देखिए अनिका, एक तो बहुत बड़ा कंसर्न है देश का कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दिल्ली की हवा सबसे साफ होनी चाहिए और उसके पीछे जो भी कारक हो उनको हमें टैकल करना चाहिए। ये एक इस तरीके का माहौल है और इसको लेकर के क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था और योगेंद्र जी ने जैसे जिक्र किया कि जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। तो इसके लिए उन्होंने आनन फानन में ये एक रास्ता निकाल लिया। और अब देखिए कोई अर्जेंसी नहीं है, उसमें ये भी कहा क्योंकि जब ऑर्डिनेंस आप निकालते हैं आपको कहना ही होता है क्योंकि संसद अभी नहीं चल रही है, इसलिए अध्यादेश लाया जा रहा है। जब जून में कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश लाए गए तब भी यही कहा गया और उनका जो लागू करने का जो भी प्रक्रिया है कैसे लागू होंगे, अभी तो देखो कितने महीने गुजर गए उस बात को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी निकल गया। अभी उनका जो एक इम्प्लीमेंटेशन है, इसका मतलब उसकी कोई अर्जेंसी नहीं थी। संसद का सत्र भी आकर के चला गया। अभी भी जैसे प्रक्रियागत बात योगेंद्र जी ने कही है कि आपको कमीशन बनाना है और कमीशन जो है वो बनेगा, लेकिन आपने बता दिया कि इस कमीशन के पास ऐसी शक्तियां होंगी जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के राज्य के जो अधिकार हैं उनको सुपरसीड कर देगी। इसके पहले की जो भी चीजें हैं उनका कोई मायने नहीं होगा। और आपने कहा कि जो पहले एक कमेटी होती थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलता था वो अब नहीं रहेगी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अब कोर्ट की निगरानी से भी बाहर आप आ जाएंगे जो है, तो ये भी एक है। तो आपका कमीशन तय करेगा। दूसरे जो कमीशन का जो बनाने में जो रवैया अपनाया गया है, एक तो ये हमारे संघीय ढांचे की जो व्यवस्था है उसके ऊपर खुला हमला है क्योंकि आप न तो राज्य से बात करते, जब राज्यों में आपका कानून लागू हो जाएगा वहां का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कानून का या उनके फैसलों का कोई मतलब नहीं होगा और ये कमीशन जो कहेगा वो सबको मानना होगा, लागू होगा और उसका जो ऑर्डर इश्यू होगा उसको सिर्फ आप राज्य में कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, आपको एनजीटी में आके चैलेंज करना होगा। दूसरे ये जो है जो स्टेक होल्डर है इसमें, राज्य एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अपने अधिकार हैं। उसके अलावा जो जिनको आपने माना, आप देखिए उस ऑर्डिनेंस में सबसे पहला जो शब्द आता है वो स्टबल बर्निंग का आता है। उसके बाद उसमें आप वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन उसमें आप बाद में जाते हैं, लेकिन तमाम सारे दावों प्रतिदावों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसमें तो 15% भी हिस्सा स्टबल बर्निंग का नहीं है। आपका जो 85 है तो बाकी दूसरी चीजें हैं। आज दिल्ली एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सरकार भी जितना कंस्ट्रक्शन दिल्ली के हार्ट में करा रही है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और वहां पर उसको रोकने के लिए जो भी काम होते हैं वो लीपा पोती जैसे होते हैं। आप देख लीजिएगा जाकर के, वो सब जगह दिखेगा आपको जहां भी कंस्ट्रक्शन है। तो सवाल है कि आपने किसान या उनके प्रतिनिधियों से, हम यहाँ पर किसान की बात करें, एक बार भी आपने जरूरत नहीं समझी कि कंसल्ट करें। जैसे पिछले कानूनों में हुआ वैसा इसमें भी हुआ, और इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद में, और सबसे वल्नरेबल सेक्शन है क्योंकि उसके अधिकार का कोई एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन करने वाला कोई उस तरीके से नहीं है जैसे इंडस्ट्री है या जो आपके मैन्युफैक्चरिंग है या राज्यों के अपने है या इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है।
तो उसको आप अकेला छोड़ दे रहे हो, जिसमें 2 एकड़ का भी किसान है, आधे एकड़ का भी और किसान उसमें है। भी ऊपर से मुझे लगता है कि जिस तरह के इन्होंने फाइन्स स्लैम किए हैं अप टू 1 करोड़, और जो सजा है कि जेल भी हो सकती है, मतलब 1 करोड़ तक की रकम, आपने जिस तरह कहा हमारे देश में इतने छोटे और सीमांत किसान हैं। योगेंद्र जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से जैसे आप बोल रहे थे कि लग रहा है इस देश में किसानों की तरफ कोई ध्यान देने जैसी कोई बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं किसान हितैषी फैसले लेने की दुहाई दे रहे हैं, मगर उससे बहुत दूर 1 करोड़ की रकम, छोटे और सीमांत किसान, क्योंकि हमारे पास ये ज्यादातर वही किसान पराली जलाते भी हैं क्योंकि उनके पास समय विंडो बहुत कम होता है, अगली बुआई करनी होती है, मशीन नहीं है, उसका रेंटल नहीं दे पाते, तमाम तरह के दावे किए गए कि रेंटल को वेव ऑफ कर देंगे। तो उस पर बात करें कि किस तरह से जो पराली प्रबंधन है वो किस तरह से फेल हुआ है, और सरकार ने जो तमाम विकल्प देने की बात कही उसका क्या? आप एक तरफ कठोर नियम बना रहे हैं और दूसरी तरफ जी, इस कमीशन को कितनी कितनी ताकतें दी गई हैं। दिल्ली में बैठे हुए 18 लोग, जिनमें से केवल 5 राज्यों के होंगे, बाकी 13 केंद्र सरकार के होंगे, ये लोग दिल्ली में बैठे हुए आदेश दे सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में वहां पे फला तरह की फसल उगाई जाए और फला तरह की फसल ना उगाई जाए। अगर ये काल्पनिक लगता हो तो मैं कहता हूं इतना आदेश तो निश्चित ही दे सकते हैं कि हरियाणा के सिरसा में या पंजाब के गुरदासपुर में कौन सी फसल ना उगाई जाए, ये फैसला ये कमीशन दे सकता है, इसको पूरा अधिकार है। यही नहीं, स्पष्ट रूप से कहा है कमीशन को अधिकार है कि बिजली पानी रोकने का आदेश दे सकता है। कमीशन को ये तो अधिकार है ही कि कह देगा कि आप पराली नहीं जलाइए, ठीक है, बैठा हुआ उसने आदेश दे दिया। आदेश से आप परेशान हैं तो अब आप अपने डीएम के पास नहीं जा सकते, अपने एमएलए का हाथ नहीं थाम सकते, अब आप सीधे दिल्ली एनजीटी में आइए। उसके अलावा कोई साधारण कोर्ट कचहरी अब आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। और इस पे सजा कितनी दे सकते हैं? जैसा आपने बताया 1 करोड़ रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा। अब सरकार से पूछें तो वो जरूर कहेगी कि हमने तो उद्योगों को माइंड में रखते हुए 1 करोड़ रखा था, इत्यादि इत्यादि, लेकिन कानून तो यही कहता है ना, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन, जिसका मतलब है 1 रुपए तक करोड़ तक का कुछ भी अमाउंट किया जा सकता है। सवाल ये है कि अगर हम पराली के संदर्भ में इसे देखें, फिलहाल मैं इसे इंडस्ट्री के संदर्भ में नहीं देख रहा हूं, केवल पराली के संदर्भ में देख रहा हूं। ये समस्या पराली की समस्या है। पराली जलाने से दिल्ली के प्रदूषण में योगदान होता है, इसमें कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जैसा हरवीर भाई ने बताया, साल भर में दिल्ली में के प्रदूषण में पराली का कंट्रीब्यूशन 10-15% है। सर्दी के मौसम में उसका कंट्रीब्यूशन 25% के करीब होता है, केवल कुछ खास हफ्तों के लिए। तब भी जो वाहनों का प्रदूषण है उससे ज्यादा है, इंडस्ट्रीज का प्रदूषण उससे ज्यादा है, गर्मी के अंदर जो बिल्डिंग बन रही है उसका गर्दा धूप, ये सब का प्रदूषण ज्यादा है, जो पत्ते जलाए जाते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट जो जलाया जाता है, इस सब का प्रदूषण ज्यादा है। इस सब पे कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने की हिम्मत क्या होगी। बस किसान के ऊपर डंडा चलाओ, ये सबको सबसे इस देश का आसान काम लगता है कि किसान पे डंडा चलाओ, किसान के बारे में बात करो। ये कोई नहीं बताएगा कि ये पराली की समस्या शुरू होती कैसे है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब सरकार अपने आदेश के द्वारा इसकी बुवाई को पोस्टपोन करवाती है। हरियाणा पंजाब में आदेश दिया जाता है कि आप धान की बुआई फला समय से पहले नहीं कर सकते, नहीं तो ग्राउंड वाटर की समस्या आ जाएगी। और ये जो वैरायटी है जिसमें इतनी ज्यादा पराली बचती है, ये किसकी सब्सिडी से आई है? भारत सरकार की सब्सिडी से आई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उस किसान को आप 100 रुपया प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दे दीजिए धान पे, ताकि वो पराली का मैनेजमेंट कर सके। क्या 1 पैसा भी आज तक दिया गया है? नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी पालना नहीं हुई है। बार बार जैसा आपने बताया, कहा जाता है कि एक मशीन आएगी, मशीन सब कुछ कर देगी। भाई कहाँ है वो मशीन? 8-10 लाख रुपए की पड़ती है, किसान नहीं खरीद सकता उसको, कहाँ उपलब्ध करवाई गई? तो हमारी अपने जो दोष हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। मैंने ध्यान से पढ़ा इस कानून को, इसमें सरकार के दोष के बारे में कहीं चर्चा नहीं, सरकार पे कोई जिम्मेवारी इंपोज नहीं की गई है।
हाँ, कोई सरकारी दफ्तर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके बारे में है, लेकिन सरकार पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। केवल और केवल तो ये जादू की छड़ी नहीं है, ये किसान के सर पे डंडा है जो चलाया जा जी रहा है। हरवीर जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जैसे योगेंद्र जी ने बोला, ये जादू की छड़ी नहीं है, एक डंडा सिर पर मारने की पूरी एक तैयारी की जा रही है। इनको तमाम तरह के इंसेंटिव्स देने थे, मशीन जो है उपलब्ध करानी थी, मगर जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नीडी है उन तक वो ये सारी सहायता नहीं पहुंची, और वो वहीं के वहीं हैं, ढाक के तीन पात, हम आज भी वहीं खड़े हैं। तो एक तरफ इतनी सख्ती, दूसरी तरफ जो विकल्प दिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की बात कौन करेगा? जब पिछले साल पंजाब में भी इतने सारे एफआईआर्स दर्ज किए गए थे किसानों के खिलाफ, और कुछ एक रीवेरिफिकेशन ड्राइव भी शुरू की गई थी कि कितनों लोगों को सही तरीके से रकम मिली है कि नहीं, तो हम बार बार उन्हीं चीजों में क्यों फंसे रहते हैं? अब जब एक ऑर्डिनेंस आया था तो उसको मुकम्मल तरीके से उसके फायदे किसानों तक पहुंचे, स्टबल बर्निंग ना करें, एक हैंड होल्डिंग, वो सारी चीजें मिसिंग क्यों हैं? असल में देखिए, एक तो जैसे योगेश जी ने कहा कि सरकारें कभी अपना जिम्मा नहीं निभाती है और ना उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उनकी कोई जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता। ये संभव था कि कोर्ट कुछ करता, लेकिन अब कमीशन बन जाएगा तो कोर्ट की निगरानी इससे कि ये बाहर हो जाएगा। दूसरे ये है कि जैसे ये कहते हैं कि हरियाणा में, पंजाब में आप अर्ली वैरायटी सोइंग मत करो क्योंकि उस वक्त पानी आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा। अब उसकी हार्वेस्टिंग का एक टाइम आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये जो कमीशन बनेगा उसमें अपने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के प्रतिनिधि को तो रख लिया है, उसमें लिखा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, लेकिन किसान का कोई प्रतिनिधि का उसमें जिक्र तक नहीं। तो आप इसका मतलब उसको तो आप वैसे ही मान के चल रहे हो कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो हमारा, इसके ऊपर हमें कानून का राज चलाना है और ये चलेगा, इसका इस देश के कानून बनाने में, इसके व्यवस्था को लागू करने में इसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो करीब जो है 80 करोड़ आबादी को आप इस व्यवस्था के बाहर कर दे रहे हैं। दूसरे ये है कि जो नीचे अधिकारी होंगे वो किस तरीके से इसमें करप्शन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हम लोगों ने खबर भी की थी, सहारनपुर के किसान के ऊपर उसको ऑर्डर चला गया कि साहब आपने पराली जलाई, आप जुर्माना दीजिए, नोटिस गया। उसने कहा कि मैंने तो पराली जलाई नहीं। उसने जाकर के बात की, बोला नहीं अब तो एनओसी वगैरह सब कट गया है, आपने 4 साल पहले पराली जलाई थी। तो ये इस तरीके का, ये तो मैं, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ एग्जाम्पल लाइव जो, तो ये आप किसानों की जो असहाय स्थिति आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब तो वो स्थानीय स्तर पर जो कहीं मदद ले सकता है उसके भी कोई मायने नहीं रह जाएंगे और करप्शन नहीं होगा। तमाम सारी चीजों में आप देख रहे हैं। तो एक तरफ तो उसकी ये कि आप उसके ऊपर नियंत्रण चाहते हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि देखिए आप कोई विकल्प नहीं दे रहे। हरियाणा में आपने कहा हम विकल्प देंगे, आप धान मत लगाइए, आप कपास और ये सब लगाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। आपने क्या किया? आपको पता ही नहीं है कहाँ क्या क्रॉप होती है। आपने लो लाइन एरिया में जो है आपने वहां पे लोगों से कपास लगवा दिया, उनकी फसल तबाह हो गई बारिश के बाद पानी होने लगने की वजह से। तो आपको तो ये भी नहीं पता कर क्या रहे हैं। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के बारे में जो आपने बात बताई, जो बात सामने रखी, उसमें और भी दिक्कतें पिछले, उससे पहले भी कुछ इसी तर्ज पर वो एक योजना लाए थे जिसमें किसानों को इंश्योरेंस का भी वादा था, और बीच में ही खट्टर सरकार ने यू टर्न ले लिया था और किसान जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने उनके कहने पर फसल विविधीकरण के चक्कर में उन्होंने अपनी मक्का लगा ली या जो भी अन्य फसल लगा ली, और उसमें उनको कोई भी इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल पाया। तो अमूमन इसी तरह की स्थितियां सामने उभरती हैं। अगर हम सल्यूशन की बात करें तो जैसे एमएसपी के इर्द गिर्द जो फसलें हैं, धान और गेहूं, तो जब सरकार इतनी फसल विविधीकरण की बात करती है और बार बार ये बातें सामने आती हैं कि जो मोटे अनाज हैं बाकी फसलों पर भी एमएसपी आप सुनिश्चित करें, तो किसान उस तरफ जाएंगे और उसकी बुआई करेंगे, तो ये तमाम समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। मगर ये इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर इस तरह के फैसले एक तरफ लिए जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है, तो इनको भी तो साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे योगेंद्र जी?
दिक्कत ये है कि इन सब में पैसा खर्च होता है। सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती, सिर्फ डायलॉग से समस्या को सॉल्व करना चाहती है। फसल का विविधीकरण बिल्कुल अच्छा है। हरियाणा पंजाब के किसान को धान उगाने का कोई शौक नहीं। मैं हरियाणा से हूं, मैं जानता हूं कि हमें तो चावल खाना भी नहीं आता। मेरे घर में तो महीने में एक बार चावल खाया जाता था, वो भी घी और बूरा के साथ। तो चावल से हमारा क्या मतलब? क्यों उगाता है किसान? इसलिए उगाता है कि उसको 4 पैसा मिलता है। आप दूसरी फसल में पैसा देना शुरू कर दीजिए। आप भाषण देते हैं कि फसल का विविधीकरण करो, और उसने उगाई मक्का, बेचारा मर गया, मक्का का क्या रेट मिल रहा है उसको? अगर सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि किसान को लगभग उतनी ही बचत किसी और फसल में होगी। इस इलाके की ओरिजिनल फसल हमारे इलाके की चना है। चना कोई नहीं उगाता, क्यों? पैसा नहीं बचता उसके अंदर। आप उन्हें कहिए चना उगाइए, आप कहिए मक्का उगाइए, आप बाजरे के तमाम किसान को पैसा दीजिए, तो किसान वो सब फसलें उगाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम केवल भाषण से समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं कि किसान को अच्छा भाषण पिलाओ, प्रेरणा दो, और किसान अपने घर का घाटा खा के, अपने बच्चों को भूखा रख के राष्ट्र के लिए विविधीकरण शुरू कर देगा। ये राग दरबारी में हो सकती थी ये बातें, उसके अलावा ये चीजें होती नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कतई अगंभीरता है। अगर सरकार इसकी समस्या को सुलझाना चाहती है तो हाँ, विविधीकरण बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते कि आप किसान को उतने ही पैसे की गारंटी दें। दूसरा, आप नई मशीनें लाइए, किसान को उपलब्ध करवाइए। किसान को जलाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि सबसे पहला धुआं वो पीता है। दिल्ली में सबसे पहले नहीं आता, उसके अपने घर में सबसे पहले धुआं आता है, उसकी अपनी जमीन खराब हो रही है। तो आप मशीन दीजिए, ऐसा पुख्ता इंतजाम कीजिए, और इसके लिए यदि आप एक कानून बनाएं कि सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फला फला चीजों की व्यवस्था करे, वो तो होगा गंभीर कानून। बाकी अगर ऐसा लगता है कि डंडा चलाने से पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, पता नहीं ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसान जो कि 26-27 नवंबर को दिल्ली में आ रहे हैं, अभी तक 4 मुद्दे थे, 3 कानून और एक बिजली वाला प्रस्तावित कानून, अब 4 के बदले 5 मुद्दे किसान के पास आ गए। जी, तो 26-27 नवंबर का जब आपने जिक्र ही किया है, तो अब उसमें थोड़ा से और रोशनी डालें कि किस तरह से वो 3 कृषि कानून और बिजली को लेकर तो है ही, अब इसमें किस तरह से घेरने की तैयारी है और किस तरह से अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान दिला पाएंगे आप लोग? क्योंकि सरकार की जिस तरह से जगह जगह मंचों पर वो बार बार इन सारे बातों को दरकिनार कर रहे हैं कि उनको सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि बरगला रही है, भ्रम में कर रहे हैं, राजनीति हावी हो रही है। जो रियल मुद्दे हैं, जो स्टेक होल्डर्स से बात करने की बात है, वो चीज सामने नहीं आ पा रही है। इतने 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बात पहुंच नहीं रही है उस लेवल पर। अनिका जी, ये 26-27 की घोषणा, कार्यक्रम की घोषणा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति कोई 1-1.5 महीना पहले कर चुकी है। इस बीच 250 संगठनों की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के साथ कोई 100 से अधिक संगठनों का एक दूसरा समन्वय भी जुड़ गया है, जिसको राजेवाल जी लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त देश के सबसे बड़े किसान संगठन, कुछ बहुत चंद ही गिनती के किसान संगठन अब इससे बाहर बचे हैं, उन सब ने मिलकर फैसला किया है कि 5 तारीख को, आने वाली 5 नवंबर को, एक प्रतीकात्मक रूप से सड़कों पे चक्का जाम 4 घंटे के लिए किया जाएगा, ताकि ज्यादा परेशानी जनता को ना हो। और उसके बाद 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच करके 2 दिन के लिए दिल्ली दरबार पे डेरा डाला जाएगा। किसान बताएगा देश को कि इसमें, क्योंकि ये सारा मामला केंद्र सरकार का है, और इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ भी कर ले, राजस्थान सरकार कुछ भी कानून पास कर ले, अंततः केंद्र सरकार को ही घिराना पड़ेगा। इसलिए किसान आ रहे हैं करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि इस बार किसान इन कानूनों को पलटवा के ही वापस जाएंगे। जी, हरवीर जी, ये बताएं कि ये दिल्ली में स्मॉग की समस्या को दूर करने के लिए इस तरह का स्टेप लिया गया। आपको लगता है कि दिल्ली को स्मॉग से बचाने के लिए इस तरह का कानून लाने की कितनी जरूरत आन पड़ी थी? देखिए, ये तो एक तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सबको पर्यावरण के मामले पर गंभीर होना चाहिए। और दिल्ली भी इसी देश का हिस्सा है। इस देश में दिल्ली के अलावा बहुत बड़े जगहों पर लोग रहते हैं,
तो पर्यावरण में हवा मेरठ की क्यों खराब हो, या पानीपत की क्यों खराब हो, फरीदाबाद की क्यों खराब हो, या फिर भोपाल की क्यों खराब हो? देश तो सबका है, नागरिक सब जगह रहते हैं देश के। तो एक तो ये जो एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक जो ऑब्सेशन मीडिया का है कि अचानक खबरें छपने लगती है, टीवी में रिपोर्टिंग होने लगती है, नासा की पिक्चर आने लगती है, तो ये जो सालाना एक तरीके का जलसा लगता है ना इनका, एक तरीके से जो समारोह होता है, बाकी बाद में ये गायब हो जाता है और इनको नहीं पता कि वापी में क्या हाल है, मुंबई के बाहर क्या हाल है, आप फरीदाबाद में देखिए क्या हाल है, मेरठ में क्या हो गया है, गाजियाबाद में क्या हाल है, द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया। तो सवाल है कि इस तरीके का जगह जगह है। तो पहले तो आप जो पोल्यूशन आया है वो तो इंडस्ट्री की वजह से आया, एग्रीकल्चर का तो अकेजनल है ना, तब वो पराली जलाएगा तब आ जाएगा। बाकी प्रदूषण जो जमीन में पानी में चला गया है, लोग बीमार हो रहे हैं, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, वहां पे आप क्या कर रहे हैं? तो एक तो देश को सोचना चाहिए कि भाई ये सिर्फ दिल्ली नहीं है दुनिया, ये देश बहुत बड़ा है, सब जगह का आपको करना पड़ेगा और सिर्फ दिल्ली के लिए कानून क्यों होगा, यूनिवर्सल कानून क्यों नहीं होगा जी तो ये देखना चाहिए। दूसरे ये है कि जो हमारे साइंटिफिक जो कम्युनिटी है या सरकार के जो विंग है, आपको पूछना चाहिए कि आईसीआर ने अभी तक क्या किया, क्यों नहीं ऐसी प्रजातियों पर काम किया जो कि थोड़ा अलग हो, या फिर सरकार ने कौन सा ऐसा किसानों के लिए मौका दिया कि वो दूसरी फसल पर जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में गन्ने में तो उतनी जलती पराली, गन्ने का 8,500 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है चीनी मिलों के ऊपर। अभी 2 दिन पहले आपने एथेनॉल का प्राइस बढ़ा दिया। आप चीनी मिलों की बैलेंस शीट देखिए, जो लिस्टेड कंपनी है उनके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 2 साल से दाम नहीं बढ़ा है। अब जिस किसान को 2 साल से उसी दाम पर गन्ना दे रहा है और चीनी मिल उसमें से एथेनॉल के 3 बार दाम बढ़वा चुकी है, शुगर एक्सपोर्ट पे वो अपना 10 रुपए 42 पैसे कमीशन लेती है, मिनिमम सेल प्राइस तय करवा चुकी है, वो तो कमाई कर रहे हैं और वो बेचारा वल्नरेबल है, वो दान पे ना जाए, उसको आप रोक देते कि नहीं तुम तो बाद में इसको जलाओगे। दूसरे ये साइंटिफिक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, इस किसान का काम थोड़ा ही है, ये तो देश की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके ऊपर सब निर्भर हैं, उनको करना चाहिए, राज्य सरकारों को करना चाहिए। प्लस फिर प्रोक्यूरमेंट क्यों नहीं होता दूसरी फसलों का? आप मत कीजिए कुछ भी वैरायटी, वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। आपने 4 साल पहले दालों का एमएसपी ठीक बढ़ाया, आप दालों में आत्मनिर्भर हो गए। जो कहा अफ्रीका में जाकर के दाल उगाने के समझौते करके आए थे प्रधानमंत्री, उस दाल के लाने की जरूरत ही कम पड़ गई। तो आप तो देखते हैं दूसरे के किस तरीके से नारे उछलेंगे, कैसे पब्लिसिटी मिलेगी, सॉल्यूशन देखते नहीं है। एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि बिहार में जो दाल उगती है उसके लिए उन्होंने कहा सरकारी एजेंसीज को, अपने दूसरे विभाग को, कि भाई उसको खरीदो, वहां पे मसूर अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं खरीद सकते, वहां के तो कोई, वहां तो मार्केट ही नहीं है, रेफरेंस प्राइस क्या होगा, क्योंकि मंडी ही नहीं है। इनको बता रहा हूँ जो वहां के उसको बता रहे कि बिहार को बहुत पहले आजादी दे दी, अब बिना रेफरेंस प्राइस के सरकारी एजेंसी खरीदे कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बोल दो, वो मार्केट में पता करके एसडीएम जो है रेफरल प्राइस दे देगा, आप खरीद दो। बोले कि क्वालिटी तो हमें एफएसएसएआई वाली चाहिए। बोले एफएसएसएआई वाली क्वालिटी आपको कैसे मिलेगी? आप तो फेयर एंड एवरेज क्वालिटी खरीदते हैं ना, उसका दाम थोड़े आप फार्मर को देते हैं। तो यहाँ तो सरकारी मशीनरी इतनी जकड़ी हुई है, इतने बहाने उसके पास है, वो सिर्फ अपने सर का बोझ उतार के दूसरे पे डालना चाहती है। तो ये तो रास्ता नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि जो पहले ही किसान आंदोलन हैं देश में, और उनको मुद्दे की बात नहीं है, उनके साथ एक बड़ा छल किया गया है। तो वो तो जब अपने आप को ठगा महसूस करेगा तो आवाज उठाएगा, और आवाज उठानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइटफुल चर्चा के लिए। तो अब जो ये मामला है इस पर जो केस अगले शुक्रवार तक सुनवाई होगी, तो देखते हैं कि इसमें क्या और डिटेल्स सामने आती हैं, और हम इसी पर और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है कि इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं और आगे की जो डायरेक्शंस हैं वो हम क्या लेंगे, हम इसको पहले आराम से पढ़ लें। और साथ में बोबडे जी ने ये भी कह दिया कि जो सुंदर सुंदर कार्स हैं उनसे आप थोड़ा दूर हटिए और साइकिल चलाने पर जोर दीजिए, अगर एनवायरनमेंट पर इतना ध्यान देना है। लेकिन अगर जिस तरह से हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों के लिए जो ग्राउंड पर जिस तरह की नीतियां, जो हैंड होल्डिंग, जो सोल्यूशन, जो रिसर्च
जो टेक्नोलॉजी वो सब चीज़ें लाने की ज़रूरत है उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करेंगे, आगे भी इस पर हम और इंसाइटफुल चर्चा आपके लिए लाते रहेंगे। तो दर्शकों, हिंद किसान की इस स्पेस को आप वॉच आउट करते रहिए। www.hindkisan.com पर इसी तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। ज़्यादा बारीकी से जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इससे जुड़े तमाम आर्टिकल्स हैं, खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।